हलचल की एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने युवा अवस्था में ही कई कविताओं की रचना की है और मध्य प्रदेश के अलावा दीगर जिलों में भी कविताओं के मंच को साझा किया है। पत्थरों के बीच में भी शब्दों के फूल खिलाए हैं। प्रमोद जी, जिस तरह से आपका पत्थरों का व्यवसाय है और पत्थरों के व्यवसाय के बीच में आपने शब्दों के जो फूल खिलाए हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? ये सोच आई कहाँ से? तिवारी जी, पहले तो आपने मुझे इस लायक समझा और चुना, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। करहरा हलचल में बड़ी बड़ी शख्सियतों को हम देखते और सुनते रहे हैं। पत्थरों से हमारा वास्ता आज का नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का वास्ता है। लंबे समय से हमारे परिवार में भी पत्थरों की खदानें हमारे गांव के पास में रही हैं और मैं उसी वातावरण में रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। तो निश्चित है कि मुझे जो भी सृजन करना है इन पत्थरों के बीच में करना है। मैं बहुत पहले दो पंक्तियां लिखी थी कि जब आतंक बढ़ जाता है तो सिंहासन हिल जाते हैं और सच्ची मेहनत रंग लाती है तो पत्थरों पर फूल खिल जाते हैं। बस यही सब है। तो ये कविताएं आपने की हैं, कई तरह के मंच भी साझा किए हैं, तो थोड़ा बताएं अभी तक आपने इस उम्र में किस किस तरह के मंच साझा किए और किन बड़े कवियों के साथ आपको अपनी कविता कहने का या करहरा को गौरवान्वित करने का अवसर मिला? देखिए, करहरा को गौरवान्वित करने की बात कहें तो करहरा तो साहित्य के लिए बहुत पहले से ही जाना जाता है। चाहे पंडित राधेश्याम द्विवेदी जी रहे हों, घनश्याम योगी जी हमारे बहुत अच्छे गीतकार हैं, पुन्नी सिंह यादव जी जो देश के प्रख्यात साहित्यकार कहानीकार हैं, उनकी कर्मभूमि रहा है। चंचल जी जो राष्ट्रीय मंचों के बहुत ही श्रेष्ठ और ओजपूर्ण कवि रहे, उनकी कर्मभूमि करहरा रहा। आप देख रहे हैं आज भी करहरा में बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। तो करहरा के अलावा अन्य जगहों पर करहरा की चर्चा तो रहती है साहित्य के मामले में, और मुझे भी इस क्रम में अनेक जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं शिवपुरी जिले में तो लगभग सभी जगह जाता ही रहा हूँ। उसके अलावा जौरा में, विजयपुर में, गुना में, और अंतर प्रांतीय अगर बात करें तो झांसी हमारे पास में, झांसी में कई कार्यक्रमों में गया। दतिया में बहुत लंबे समय बाद जाना हुआ था, लेकिन जब से मैं दतिया गया तो लगातार दतिया में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता जिसमें नहीं पहुंचता हूं मैं। सेवड़ा है, ग्वालियर है, इन जगहों पर मैंने मंच कविता के साझा किए हैं। और जहां तक बड़े साहित्यकारों की बात है तो मैं कह चुका हूं कि चंचल जी के साथ में भी मैंने कविता पाठ किया है। और सोम ठाकुर एक बड़ा नाम इस क्षेत्र में है। दादा सोम ठाकुर के साथ में फिर हमारी पीढ़ी के जो रचनाकार हैं जो बड़ा नाम हो गए हैं, चाहे वो कुंवर जावेद हों, मधुमिता शुक्ला जो ओज की बहुत बड़ी कवित्री थी, अब वो दिवंगत हो गई हैं, लेकिन उनके साथ मैंने कई मंचों पर रामकृष्ण शर्मा, रत्नेश, ऐसे अन्य साहित्यकारों के साथ में भी कविता पाठ करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इन साहित्यकारों के साथ आपने जो कविता पाठ किया, कोई चर्चित कविता जो आप करहरा हलचल के दर्शकों को सुनाना चाहेंगे और मंच से कई बार सुनी गई हो, लोग उसकी मांग करते रहे हों? देखिए, एक कविता ऐसी है जिस पर मुझे अपने आप में संतुष्टि है, तसल्ली होती है और प्रसन्नता होती है। कविता का शीर्षक है पिता। ये ऐसी कविता है जो मेरी पहचान या मेरा पर्याय साहित्य के रूप में बन गई है। जहां भी मैं जाता हूं तो इस कविता के लिए दर्शकों में, श्रोताओं में से निश्चित तौर पर मुझे आवाज दी जाती है कि मैं पिता वाली कविता सुनाऊं। इस पिता कविता के संदर्भ में मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो मैंने अभी नाम लिया, दादा सोम ठाकुर का। मैं जौरा में कवि सम्मेलन कर रहा था जिसमें 5 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था, मैं भी उसमें शामिल था। तो उस समय मैंने जब ये कविता पढ़ी तो दादा सोम ठाकुर उठकर खड़े हुए, हाथ में उनके माला थी फूलों की, और आए और मुझे माइक से उन्होंने हटा दिया एकदम से।
तो मैं डर गया। मैंने कही मुझसे कोई गलती शायद हो गई है। तो उनने माइक अपने हाथों में लिया और कहा कि ये कविता इतनी बड़ी है कि मैं इस कविता के शीर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो उन्होंने माला मेरे पैरों में रख दी और मैं अवाक रह गया। उन्होंने कहा कि मैं इस कविता के शीर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसलिए ये कविता में जो है इस कविता के चरणों में ये पुष्पहार समर्पित करता हूं। और मुझे लगता है कि जो सम्मान मिलने वाला था मुझे, उससे कई गुना बड़ा सम्मान ये मुझे उस कविता के लिए प्राप्त हुआ था। और मैं आपको बता दूं, पिता मेरे आदर्श भी मेरे पिता हैं। और माँ पर बहुत साहित्य लिखा गया है, लेकिन पिता का भी समर्पण माँ से कम नहीं होता। दो पंक्तियों के साथ मैं वो कविता आपको सुनाए दे रहा हूं। पंक्तियां माँ को समर्पित हैं कि माँ के श्री चरणों तले होते चारों धाम, और माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ में सीताराम, भारती कर लो चारों धाम। अब पिता पिता के सूरज के उगने से पहले बिस्तर छोड़े पापा, और पल पल छिन छिन दौड़ भाग कर सपने जोड़े पापा। तो पिता के श्री चरणों में चारों धाम का पुण्य मिला है, और उनके शुभ आशीर्वाद से जीवन सुमन खिला है। उनके शुभ आशीर्वाद से जीवन सुमन खिला है। ईश भक्ति से बढ़कर होती मात पिता की पूजा, और उनकी सेवा से बढ़कर ना कोई धर्म है दूजा। अरे माँ माँ धरती सा नर्म बिछोना, पिता आसमां जैसे छत है, और माँ पूजा में हल्दी कुमकुम, पिता स्वयं चंदन अक्षत। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहेंगे कि पिता एक बच्चे के लिए आदर्श बनना भी चाहिए, और बहुत से लोग हैं जो पिता को आदर्श मानते हैं। आपने भी अपने पिता को आदर्श माना है, अपनी रचनाओं में उनको स्थान दिया है। हम जानना चाहेंगे कि और किस तरह की रचनाएं आपने की हैं कविता में, क्योंकि बुंदेलखंड हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है, तो बुंदेलखंड से जो रचनाएं खास तौर पर सुनी जाती हैं बुंदेली रचनाएं, या और किस तरह की कविताएं इनकी रचना आपने की, इसके बारे में बताएं। देखिए, कविता के लिए मैं सबसे पहले एक दो पंक्तियां हमारे यहाँ के बड़े कवि हैं श्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। उनने लिखा है कि मैं लिखता तो जाने ये कब की लिख जाती रे, और उस दुनिया के गीत भला ये दुनिया गाती रे। जिसने दी ये कलम उसी ने तो लिखवाई है, चलने दे ये चाकी जैसी चलती आई है। तो मैं बता दूं, ये जो कविताएं या साहित्य लिखा जा रहा है ये ईश प्रदत्त है। माँ बीना बादनी की मुझ पर कृपा है जिससे मैं लिख पाता हूं। तो अब मैं कह दूं आपको खुले मन से कि शायद ऐसी कोई विधा काव्य की हो जिसमें मैं न लिख पाया हूं। जो करेरा की साहित्य वातावरण है, मुझे ये उसमें सीखने को मिला है। मैंने गीत भी लिखे हैं, गजल भी लिखी हैं, व्यंग भी लिखे हैं, हास्यमय भी लिखा है, ओजपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं, अतुकांत कविताएं भी लिखी हैं। और जो एक बुंदेली की बात आपने की, तो यूं तो बुंदेली में कम साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन बुंदेली के जो बड़े रचनाकार हैं उनमें जब मेरी ये कविताएं बुंदेली की पहुंची हैं तो उन्होंने भी मेरी प्रशंसा की है और मुझे प्रोत्साहित किया है। कोई बुंदेली कविता जो काफी चर्चित रही हो आपकी, वो दर्शकों को अपन को सुनाएंगे जरा। देखिए, बुंदेली की कविताओं में कुछ कविताएं हैं जिनमें हास्य की भी और जिनमें सामाजिक विषयों पर भी हैं, जैसे कक्का हेरत रह गए बाट। इसी तरह से एक कविता है कक्का लरबे फिरे चुनाव। सोशल मीडिया पर इस कविता की बड़ी धूम रही है। तो देखिए आप कि आमतौर पे कई आदमी ऐसे होते हैं, कई लोग के जो चुनाव या राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन आसपास के लोग आके उनको जो है बुंदेली भाषा में कहूँ तो चोंटे आते रहते हैं कि तुम लड़ जाओ, पब्लिक की आवाज है, सब लोग चाहते हैं। तो यही सब चीजें इसमें कि अथ पर अन्य बाय लगा दई, अब के रंग है मौका, और अब की बार चूकने नैया, जड़ दो कक्का चौका, तुम्हारे नाव पे एक संगे है, पूरो गांव को गांव, कक्का लरबे फिरे चुनाव। भुनसारे से द्वारे जुर हैं गांव भरे के ठलुगा, राधे भैया रोशन सिंह हक्के और कृष्णा कलुगा, बिड़ी तमाकू दारू पी हैं, इतई करें चितवाओ, कक्का लरबे फिरे चुनाव। अब देखिए घर में बड़ी इससे दुविधा हो जाती है कि कक्को ने बेजा समझाओ।
बेजा माने बहुत। कक्को ने बेजा समझाओ, पप्पू को तक कोल धराओ, बिनती करी हाथ तक जोरे, दुनिया भर के करे निहोरे, डांट दो कक्को के काजें, खावे नहीं ताओ, कक्का लड़वे फिरे चुनाव। समझाते हैं कक्को को कि देख भाई ऐसा होगा कि सरपंची घर में आ जाए, सरपंची घर में आ जाए, ये जय जयकार, और दुनिया भर को पैसा है मोदी की सरकार, और महिला सीट तो ही हो बनने। वो उसे प्रलोभन देते हैं कि महिला सीट तो ही हो बनने, कैसो भलो पाओ, कक्का लड़बे फिरे चुनाव। युवा वर्ग की मांग किस टाइप की रहती है? ओज वाली कविताएं या हास्य वाली कविताएं? क्या मानते हैं किस और युवा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है अभी? देखिए, युवाओं की जहां तक बात है कविताओं के मामले में, तो पहला तो एक दुख की बात यह है कि युवा लगभग साहित्य से हटते जा रहे हैं, या उन्हें उस तरह का साहित्य परोसा जा रहा है जो उनके लिए आगे जाकर दुखदायी होगा, वो उनका मार्ग प्रशस्त नहीं कर पा रहा है। ऐसे में युवाओं को ज्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से हास्य की चीजें ज्यादा पसंद आ रही हैं, लेकिन जो सचमुच इसमें लगाव रखते हैं साहित्य में, वो श्रृंगार भी सुनते हैं, श्रृंगार तो रसराज है, और हास्य भी सुनते हैं। ओज, अभी जैसे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो इस क्रम में ओज की बड़ी धाक रही है साहित्य में, तो ओजपूर्ण रचनाएं भी युवा सुन रहे हैं, और निश्चित तौर पे अपनी राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर बलवती हो रही। तो ओज से जुड़ी हुई कविताएं मंच से कई बार आपकी हमने भी सुनी है और बाकी दर्शकों ने सुनी है, किस कविता की आपकी मांग ज्यादा रही है ओज में? वो कोई कविता आप साझा कर रही हो? देखिए, एक कविता यूं तो मेरी जो पहचान है साहित्य के क्षेत्र में, जो वो संभवतः ओज के तौर पे, कवि के तौर पे मुझे जाना जाता है। और आपको इसी क्रम में मैं बता दूं कि ये जो प्रमोद गुप्ता से भारती मुझे बनाया, ये ओज की कविताओं ने। मैंने अपनी कुछ कविताएं सद्दे चंचल जी को जब सुनाई तो उनने मुझे ये उपनाम भारती दिया था। और एक कविता जो मेरी बहुत ज़्यादा, जिसकी चर्चा होती रही या मांग करते रहे, जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था उस समय मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी मैं कुछ पंक्तियां आपको, कि कुतर कुतर कर देंगे चिंदी पापी पाकिस्तान की, जय हो हिंदुस्तान की। कुतर कुतर कर देंगे चिंदी पापी पाकिस्तान की, जय हो हिंदुस्तान की। धाए धाए चल उठी गोलियां कारगिल की चोटी में, और जितने चाहें छेद बना दें तेरी फटी लंगोटी में, अरे कर देंगे हम बंद बोलती तुझ जैसे शैतान की, कुतर कुतर कर देंगे चिंदी पापी पाकिस्तान की। तेरी सेना खरदूषण सी उसको तो सोना ही थी, और रावण दशमुख और लगा ले विजय राम की होना थी। अरे तेरी सेना कुंभकर्ण सी मेरी है हनुमान की, कुतर कुतर कर देंगे चिंदी पापी पाकिस्तान की। आपकी जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, चाहे ओज की हो या हास्य की हो या श्रृंगार की हो, तालियां तो उसमें बजती ही हैं। हम एक चीज और जानना चाहेंगे, यहाँ की कविता के साथ जिस साहित्य में आपका लगाव रहा है, पत्थर का आपका व्यवसाय रहा है, इस दौरान आपने कुछ राजनीतिक सफर भी तय किया, तो राजनीतिक सफर क्या था आपका, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, तुम्हारी राजनीति चूंकि विरासत में मान लें मुझे इसकी प्राप्त हुई है। हमारे ताऊ इस क्षेत्र के चर्चित नाम था स्वर्गीय श्री रामचरण लाल सेठ, जिन्हें चैंपियन के नाम से इस क्षेत्र में जाना जाता था। तो उनका प्रभाव मेरे ऊपर रहा है। सरपंची गांव में हमारे यहाँ रही, तो उसी क्रम में मैंने देखा कि जब मैं बहुत 15 साल पहले मैंने एक चुनाव लड़ा था पार्षद का, और बड़ी टक्कर उस चुनाव में हुई थी, और मुझे जो है बगीचा सरकार और उस वार्ड की करेरा वासियों के स्नेह से जीत भी प्राप्त हुई थी। उसके बाद में एक बड़ा चुनाव था जिला योजना समिति का। उसमें ये हुआ था कि उसमें 90 पार्षद और 6 नगर पंचायत के अध्यक्ष वोट करते थे, जिसमें कोलारस बदरबास, पिछोर खनिया धाना और करेरा नरबर। तो पिछोर और खनिया धाना 2 जगह से मिलाकर एक प्रत्याशी था, कोलारस और बदरबास से मिलाकर एक प्रत्याशी था, और करेरा से
इत्तफाकन 2 प्रत्याशी हो गए थे, लेकिन फिर भी मुझे स्नेह प्राप्त हुआ। बड़े नेताओं के बीच से मुझे आप सबके आशीर्वाद से विजय श्री प्राप्त हुई थी। लेकिन मैंने देखा कि उस समय बड़ा एक माहौल राजनीति का ऐसा बदलाव आया कि हमारे यहाँ प्रतिनिधि जो नगर पंचायत से जितने सॉलिड होना चाहिए थे वो उस तरह से नहीं आए। तो सारी चीजें मुझे लगा कि पीछे छूटती गई। और 2011 में मैंने एक संकल्प लिया था कि 10 साल के लिए मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मुझे किसी पद पे रहना है। तो उसी संकल्प के चलते मैं फिर राजनीति में आगे नहीं गया। लेकिन अभी जैसे आपने संकल्प लिया है 10 साल का, और अब वर्तमान में फिर आगे आने वाले निकट समय में चुनाव आने वाले हैं नगर परिषद के, तो क्या मानते हैं कि आप फिर राजनीति में एक बार और रुख करेंगे? देखिए, मेरा कोई भी कदम पूर्व योजना के साथ में नहीं मैंने बढ़ाया, और ये सब अचानक हो जाता है, और ईश्वर ने चाहा उस तरह का घटनाक्रम, उस तरह का कुछ और होगा आगे, तो उसमें भी आगे जारी रखेंगे। एक क्षेत्र और है आपका समाज सेवा का, और समाज सेवा के क्षेत्र में आपने एक सृजन संस्था का गठन यहाँ किया था, और काफी स्तर पे उसमें बहुत सारे कुछ काम भी हुए थे। गरीब लोगों को वस्त्र वितरण का काम हो या रक्तदान का काम हो, तो ये रक्तदान के लिए या सृजन संस्था का जो गठन था, ये मन में विचार कैसे आया, किस तरह से कार्य इसमें पूरे आप कर रहे हैं संस्था को लेकर? सृजन संस्था की जो स्थापना हुई थी, वो उसमें मेरा एक सोच था कि साहित्य के साथ में अन्य चीजों पर भी क्यों ना हम काम करें। रक्तदान की बात जहां तक आपने की है सृजन के माध्यम से, तो रक्तदान एक ऐसा विषय रहा है कि चूंकि लोग डरते हैं रक्तदान करने से, अब तो काफी अवेयरनेस सृजन के माध्यम से हंगामा मच गया। आज करैरा में किसी भी व्यक्ति को रक्त के अभाव में हानि नहीं हो सकती, चाहे वो जान की हो या स्वास्थ्य की हो। रक्त हर समय उपलब्ध है, और सृजन ने तो रक्तदान के कार्यक्रम चलाए सो चलाए। अब सृजन की प्रेरणा से आप देखें, विकास क्रांति के युवा काफी हद तक रक्तदान के लिए वो कार्य कर रहे हैं, हमेशा आगे रहते हैं। कभी शिवपुरी जिले की आज हम सबसे बड़ी रक्तदान संस्था है सृजन। वस्त्र वितरण की बात कही आपने, तो जरूरतमंदों को एक समूह के साथ हमने, सृजन एक बड़ा परिवार हो गया है। और कुछ समय से अभी भले काफिला रुका हो, लेकिन ये ठहरा नहीं है। ये फिर से पूरे अपने जोश में, उत्साह में हम काम करेंगे, और सृजन लगातार जारी है। सृजन की जो हमारी टैगलाइन है, उस पर मैं आपको बता दूं, आओ हम सृजन करें। तो सबका आह्वान है इसमें, सबसे हमने अपेक्षा की और सब लोग जुड़ रहे हैं। राह रोकने वालों हम हरगिज न डरने वाले हैं, विध्वंस उन्हें भाता होगा हम सृजन करने वाले हैं, वे आग लगाने वाले हैं हम जल बरसाने वाले हैं, अरे वे शूल बिछाने वाले हैं पर हम तो फूल खिलाने वाले। कोई भी क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, आपने लगातार नया सृजन किया है, और जब सृजन की बात आई है तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके पास कविताओं का एक बड़ा संग्रह है, तो किस तरह से, कितनी कविताएं हैं, इनके लिपिबद्ध करके पुस्तक के रूप में भी कहीं आपके मन में विचार आया हो कि इनको प्रकाशित कराया जाए, तो इसकी कोई योजना हो उसके बारे में बताएंगे? तिवारी जी, मैं एक ऐसा रचनाकार हूँ कि आपने सुना होगा कि मरा मरा करते राम राम हो गया। तो यही स्थिति मेरे साथ में रही। मैं 1995 जब मैं कुछ करता रहा, लगभग आवारा ऐसे ही घूमते रहते थे, तो एक साक्षरता मिशन को लेके जनपद कार्यालय पर एक कवि सम्मेलन रात में था, और हम आवाज़ सुनते सुनते वहाँ पहुँच गए। वहाँ मैंने देखा चंचल जी बैठे थे, और चंचल जी का कविता पाठ चल रहा था उस समय। उसमें उनने ये 2 लाइनें सुनाई थी, मुझे याद है कि धरती न लाश बन पाएगी, अंबर न कफन बन पाएगा, बारूद बिछाने वालों को कब तक बारूद बिछाएगा। और मैंने कहा ना कि मरा मरा कहते राम राम, तो मैंने इस पूरी लाइनों को अब शब्दों में रूपांतरित किया। अब देखिए आप कैसे माँ शारदा की किरणें मुझ तक पहुंची कि मैंने उसको
अब शब्दों में गालियों में रूपांतरित कर दिया। लेकिन दूसरे दिन जब मैं उठा तो वो एक नई सुबह थी। हमारे एक मित्र मेरे पास में, उनकी दुकान थी, हरेंद्र जिनका नाम था, तो उन पर मैंने एक पूरी पैरोडी लिख डाली 7-8 पेज की। इस तरह से ये क्रम चला और 1995 से लगातार लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। इस दौरान लगभग 500 से ऊपर मैंने कविताएं लिखी हैं। और अब वो समय भी आ गया है, जो प्रश्न आपका है उसके संदर्भ में, ये सारी कविताएं अब किताबों के रूप में परिवर्तित होने जा रही हैं और 10 किताबें मेरी संभवतः जनवरी 2021 में ही छप के आ जाएंगी। वो प्रक्रिया उनकी चल रही है, प्रेस में है और कार्य जारी है। तो कविताओं के साथ, चूंकि गद्य देखा जाए तो एक वो भी विधा है साहित्य की, और गद्य में या कहानी में, इसमें आपका इंटरेस्ट या आपकी रुचि कितनी रही, और इसमें भी इस क्षेत्र में कुछ काम किया हुआ आपने? गद्य के क्षेत्र में मैं कुछ लेख भी लिखता हूँ, सामयिक लेख, और 3 मैंने कहानी भी लिखी हैं, केवल 3 कहानी हैं। और इस तरह से गद्य पे ज़्यादा मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरी रुचि है। एक दौर अगर कहें अपन ने कि अपनी जो और पुरानी पीढ़ियां हैं उन्होंने भी शायद इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा हो जो कि अभी 2020 में देखने को मिला है, जिसके कोरोना काल के रूप में कहा जा रहा है। तो कोरोना को लेके भी आपने जागरूक करने के लिए लोगों को कुछ रचना अगर बनाई हो तो वो हमारे दर्शकों को सुनवाइए। निश्चित तिवारी जी, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम या हमसे पहले वाली पीढ़ी या हमसे आगे वाली पीढ़ी ऐसा दौर देखे। और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कभी इस तरह का समय भगवान दुनिया में कहीं ना आए। निश्चित तौर पर इसमें बहुत लोगों की जान गई है, बहुत पीड़ादायक इस दौर से हम गुजर रहे हैं। अभी ताज़ा हमारे करेरा में भी बहुत हृदय विदारक घटना हुई है। पूरा करेरा क्या, पूरा मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में गम का माहौल है। और कोरोना ने जिस तरह से लोगों का दम तोड़ा है, लोग हताश हुए हैं, भयभीत हैं। लेकिन इसमें जो है, मैं अगर कहूँ तो मीडिया ने एक दुतरफी भूमिका इसमें रखी है। कुछ हद तक मीडिया ने जागरूक करने का प्रयास किया है, लेकिन इस तरह से लोगों को भयाक्रांत भी कर दिया है, बार बार लगातार वही सब चीजें चलाते हुए, कि लोग बड़ा कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। और कविता का प्रश्न है, इस दौर में बहुत सारी कविताएं लोगों ने लिखी हैं। मैंने भी 5, 7, 8 कविताएं इस पे लिखी हैं। मैं चूंकि आशावादी कवि हूँ, और निश्चित है कि समस्या, तकलीफें या दुख के पहाड़ भले ही आ जाएं, लेकिन इंसान की हौसले से बढ़कर कुछ नहीं होता। जैसा कि हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कही है कि 2 गज की दूरी, तो वहीं से मैं ये शुरू करता हूँ कि 2 गज की दूरी सुरक्षा दे पूरी, चेहरे पे गमछा ढके रहियो, कोरोना से बचे रहिए। थोड़ा सा बुंदेली रिपोर्ट है। हम हैं यहाँ पे, लॉकडाउन जब हुआ, हम हैं यहाँ पे और तुम हो वहां पे, तो जा की ता बने रहियो, कोरोना से बचे रहियो। बीड़ी न पीने, तमाकू न खाने, नियमन को पालन करें रहियो, कोरोना से बचे रहियो। बाहर न जाइयो, न बाहर को खइयो, ओढ़े पिछोरा परे रहियो, कोरोना से बचे रहियो। विपदा बड़ी है, द्वारें खड़ी है, जा डाकिन से बचे रहियो, कोरोना से बचे रहियो। और डॉक्टर, दरोगन की, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और मीडिया, सफाई, ये सब इसके वॉरियर्स जो रहे हैं, डॉक्टर दरोगन की, शासन के लोगन की जय जयकार करें जइयो, कोरोना से बचे रहियो। और संकट कटइजे है, कैसा भी संकट कटइजे है, बादर छटइजे हैं, मन में धीरज धरे रहियो, कोरोना भागेगा, हिंदुस्तान जागेगा, झंडा ऊंचो करे रहियो, कोरोना से बचे रहियो। 2 गज की दूरी, सुरक्षा दे पूरी, चेहरे पे गमछा ढके रहियो। तो ये बात कोरोना की हुई है, लेकिन हास्य की अगर बात करें तो हास्य में आजकल लोग ज्यादा रुचि रखते हैं, तो हास्य की भी कोई एक कविता आप लगे यहाँ सुनाई दीजिए। हास्य की बात आप कर रहे हैं, तो मेरी एक कविता जो बड़ी लोगों ने सुनी और सराही है,
मैं यूं तो मंच के तौर पे अलग तरह की बातें हास्य की होती हैं। एंड्रॉयड फोन की बात कर रहे हैं। आजकल बच्चे जिनमें तो उत्सुकता होती है तो वो तो चला ही रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं हमारे, वरिष्ठ जो है सीनियर सिटीजन, उनमें भी ये एंड्रॉयड फोन का चाव आ गया है। तो बस वही वहां से मैंने स्टार्ट की है। कक्का टच स्क्रीन चला रहा है कि अदरत तानो आंखें फारें रगड़त रहे उंगैया और कानो करूं निहोरे जिज्जी मिठमई मानत नैया दिन दिन भर चिपके रत बैसे मन मानो बतरा रहे कक्का टच स्क्रीन चला रहे। पूजा पाठ सुहाउत नैया जैसे ही कढ़े सपर्क हैं और फोटो और सेल्फी खींचे टेढ़ो मुंह कर कर खें खाट चौतरा फे धरवा लई पाँव ही पाँव हला रहे कक्का टच स्क्रीन चला रहे। टाठी धरी नाक के सामू बई में और जे रह गए। खाना की थाली रखी है लेकिन वे मोबाइल में। टाठी धरी नाक के सामू बई में और जे रह गए नोन मिर्च न डास सकती जाने का कह गए और साग की बिलिया कनाए धरी रही पानी में कोर डुबा रहे कक्का टच स्क्रीन चला रहे। और दिन भर जीव धरोरत बई में काम काज से भर के रोज रोज की जा आपस से सिर्री हो गए घर के कोहू कछू के दोष बई पे पूरी खुंस बुझा रहे कक्का टच स्क्रीन चला रहे। और ऐसो ही हाल रहो तो बोलो कौन दीन के रहे हैं, वो अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसो ही हाल रहो तो बोलो कौन दीन के रहे हैं और टच स्क्रीन सोच सी हो गई की से मन की के हैं ई से आगे का कह गुइया मन की पिथा बता रहे कक्का टच स्क्रीन चला रहे। तो ये थे प्रमोद भारती, करेरा के युवा साहित्यकार। मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। पत्थर का व्यवसाय हो या समाज सेवा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, लगातार हर क्षेत्र में इन्होंने अपना झंडा बुलंद किया है। करेरा हलचल की एक मुलाकात में आज इतना ही। नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करेरा।